बार फिर से सभी लोगों को मेरे क्लास में वेलकम और हेलो। और इस बार हम देखेंगे इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंस, इसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा इसका यूज क्या है वो देखने और समझने की कोशिश करेंगे। तो इक्विवेलेंट वेट कहते किसको है, इसको समझने समझाने में फालतू का समय जो है हम खर्च करना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है ना। जब भी कहीं पढ़िएगा तो बुक वगैरह में पहले लिखा होता है इक्विवेलेंट वेट इसको कहते हैं, उसको कहते हैं, उसको कहते हैं। हम आते हैं सीधे एप्लीकेशन पार्ट पर, इक्विवेलेंट वेट निकाला कैसे जाता है। कहते किसको है, ये समय के साथ धीरे धीरे अपने आप समझ में आएगा और अगर जरूरत पड़ी तो हम बताएंगे, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है। तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय समथिंग। सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिमाग में बना कर रखना कि पहले हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा, फिर उस मॉलिक्यूलर वेट को समथिंग से डिवाइड करेंगे तो हमको इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट का पता चल जाएगा। लेकिन ये समथिंग क्या है, इसी जगह हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। इस समथिंग को समझने के लिए जो मेरा मटेरियल है जिसका हम इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहते हैं, सपोज हम H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहते हैं, तो हमको समझना पड़ेगा इसका नेचर कैसा है। या तो ये एसिड होगा, ठीक है, या तो ये बेस होगा, या तो ये सॉल्ट होगा, या फिर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और नहीं तो रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसका नेचर समझना है कि एसिड की तरह काम कर रहा है, बेस की तरह काम कर रहा है, डेफिनेटली रिएक्शन, हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं। रिएक्शन में ये एसिड की तरह से काम कर रहा है, बेस की तरह काम कर रहा है, साल्ट की तरह काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो इसके बेसिस पर हमें समथिंग का कैलकुलेशन करते हैं। इस समथिंग को चलो एक अच्छा नाम दे देते हैं, लेट मी कॉल इट एक्स फैक्टर। ये फैक्टर है और इस फैक्टर के भी हम लोग 3-4 नाम देखेंगे। अगर एसिड हुआ, जैसे H2SO4 अगर एसिड का काम करेगा तो ये जो 2H+ आयन देगा और एक SO4, एक सल्फेट आयन और 2 हाइड्रोजन आयन देगा, ठीक है। तो जो H+ आयन दिया है इसको बोलते हैं इसका बेसिसिटी। बेसिसिटी, ठीक है। ये बेसिसिटी का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2, 3, 4 इस तरह से हो सकता है। बेसिसिटी 1 है मतलब सिर्फ एक H+ आयन देगा, बेसिसिटी 2 है मतलब 2H+ आयन देगा, जैसा कि इस केस में, ठीक है। बेसिसिटी 3 है मतलब वो 3H+ आयन देगा। तो अगर हमारा एसिड जो है एक H+ आयन देता है तो बोलते हैं उसका बेसिसिटी 1 है, 2H+ आयन देता है तो बेसिसिटी 2 है, 3H+ आयन देता है तो उसका बेसिसिटी 3 है, और यहाँ पर वही रख देते हैं। तो अगर एसिड है तो एसिड के लिए फॉर्मूला हम बनाए तो हम लिख देंगे कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, और एक्स फैक्टर को एक्स फैक्टर ना लिख करके अब लिख दो बेसिसिटी। कॉमन वे में लिखना है तो एक्स फैक्टर, और अगर एक पर्टिकुलर केस के लिए लिखना चाहते हो, एसिड के लिए लिखना चाहते हो, तो लिखो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी, ठीक है ना। इधर भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। जैसे H2SO4 का निकालना है तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकालो, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट यूज करो, सल्फर का एटॉमिक वेट यूज करो, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट यूज करो, सबका यूज करके इसका मॉलिक्यूलर वेट का पता लगाओ। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16। जब सबको मिला करके निकालेंगे तो H2SO4 का जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो आएगा 98। 98 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, ये 2 क्या है बेसिसिटी, 2H+ आयन दिया इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 49। इस तरह से हम H2SO4 का निकाल दिया। अगर HCl है, HCl के लिए इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय 1। क्यों 1? क्योंकि HCl जब रिएक्शन करता है तो एक H+ आयन और एक Cl- आयन, तो ये सिर्फ एक H+ आयन दिया है, इसीलिए इसको 1 से डिवाइड करेंगे। तो इस केस में क्या होगा कि हमारा जो इक्विवेलेंट वेट है वो मॉलिक्यूलर वेट का
मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल होगा। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट और क्लोरीन का एटॉमिक वेट मिला देंगे, हाइड्रोजन का होता है 1, क्लोरीन का होता है 35.5, तो HCl का जो मॉलिक्यूलर वेट है हो जाएगा 36.5। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 36.5 है, तो इक्विवेलेंट वेट भी 36.5 होगा। तो अगर कोई एसिड ऐसा है जिसका बेसिसिटी का वैल्यू 1 है, जैसे HCl हो गया, और भी बहुत सारे एसिड्स है लाइक HNO3 को पानी में घोलोगे तो ये H+ देगा और NO3- देगा। इसी तरह से CH3COOH, इसको पानी में घोलोगे तो ये CH3COO- देगा और H+ देगा। तो जो एक H+ आयन देता है उसके लिए मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट आपस में बराबर होते हैं, लेकिन जो दो H+ आयन देते हैं उनके लिए बराबर नहीं होता। उनके लिए जो इक्विवेलेंट वेट है वो मॉलिक्यूलर वेट का आधा होता है। मॉलिक्यूलर वेट 98 है तो इक्विवेलेंट वेट 49, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई 3 H+ आयन देता है, कोई एसिड ऐसा है जिसकी बेसिसिटी 3 है, तो उसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो मॉलिक्यूलर वेट का 1/3 होगा। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को समझ जाए तो हम चीज़ों को तेज़ी से कर सकते हैं, हमें बहुत ज़्यादा जूझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सीधे सीधे डिसाइड करें कि जो इक्विवेलेंट वेट होगा क्या ये मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा, क्या ये उसका आधा होगा, क्या उसका 1/3 होगा, क्या उसका 1/4 होगा। तो जब जैसा एसिड रहेगा हम वैसा काम कर लेंगे। बेस के लिए भी कुछ ऐसा ही कार्यक्रम करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। इक्विवेलेंट वेट फॉर बेस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एसिडिटी, ठीक है ना। नाम में थोड़ा सा हेरफेर किया है, फॉर्मूला वैसा ही है। अब एसिड था तो यहाँ बेसिसिटी था, बेस है तो एसिडिटी। एसिडिटी मतलब बेस कितना OH- जनरेट करेगा, जैसे NaOH है तो NaOH क्या करेगा, एक Na+ देगा और एक OH- देगा, तो इसका बेसिसिटी 1। तो NaOH का अगर हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट पता करेंगे, तो उसको 1 से डिवाइड करेंगे, इसका कोई मतलब नहीं, ठीक। तो बेसिसिटी इसका 1 है। इसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, पानी में जाता है तो एक कैल्शियम आयन इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और 2 OH- आयन देगा, ठीक है। तो इसका बेसिस एसिडिटी हो जाएगा 2, इसका मॉलिक्यूलर वेट रखेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो इक्विवेलेंट वेट का पता चल जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट निकालो, 2 से डिवाइड करो, इक्विवेलेंट वेट पता चल जाएगा। अगर कोई बेस ऐसा है जो 3 H+ आयन तीन OH- आयन दे सकता है, ठीक है, 3 OH- आयन दे सकता है, तो उसको हम बोलेंगे कि उसका जो बेसिक उसका एसिडिटी जो है वो 3 होगा और 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। बेस के केस में इस तरह से कैलकुलेशन कर लेंगे। अगर कोई साल्ट है, ठीक है, तो बेस का स्टोरी हो गया। जैसे NaOH की अगर हम थोड़ी सी बात भी कर लें तो इसका इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय 1। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय 1। मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट आपस में बराबर होगा। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट 40 होता है तो इक्विवेलेंट वेट भी 40 हो जाएगा। अगर बेसिसिटी 2 होता आधा हो जाता, सॉरी एसिडिटी अगर 2 होता तो आधा हो जाता, 3 होता तो 1/3 हो जाता। इसी तरह से सॉल्ट लाइक NaCl के केस में क्या लिखते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी, ठीक है ना। फॉर्मूला वैसा ही है, बस नाम देखो बदलते जा रहे हैं। जब यहाँ एसिड था तो यहाँ बेसिसिटी था, बेस था तो एसिडिटी था, सॉल्ट हो गया तो वैलेंसी हो गया, ठीक। तो वैलेंसी क्या होता है, NaCl जो है एक Na+ बनाएगा, ठीक है, एक Na+ बनाएगा और एक Cl- बनाएगा। इसमें एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, इसको बोलेंगे इसकी वैलेंसी 1 है, 1 से डिवाइड कर देंगे। अगर कुछ ऐसा साल्ट है Na2CO3 तो ये 2 Na+ देगा और एक कार्बोनेट आयन देगा। तो अगर इस पार्ट को ध्यान से देखें तो इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज है और 2 नेगेटिव चार्ज है, तो वैलेंसी भी हो जाएगा 2। इसी तरह से अगर मान लो हमारा Al2SO4 4 ट्राइस है, ये टूटेगा तो 2 एल्युमिनियम आयन देगा, दोनों पर 3 पॉजिटिव चार्ज होगा, एक सल्फेट आयन देगा इस पर, सॉरी 3 सल्फेट आयन देगा। एल्युमिनियम आयन दोनों पर 3 पॉजिटिव है, 3 सल्फेट आयन तीनों पर 2 नेगेटिव है। तो कुल मिलाकर के पॉजिटिव चार्ज भी 6 यूनिट है
और नेगेटिव चार्ज भी 6 यूनिट है। तो हम बोलेंगे कि इसका वैलेंसी जो है 6 हो। तो वैलेंसी इस तरह से हम डिटरमाइन करेंगे और इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाई वैलेंसी का फॉर्मूला लगा करके इक्विवेलेंट वेट का कैलकुलेशन कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम Na2CO3 का कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2CO3 equivalent weight of Na2CO3 is equal to molecular weight of Na2CO3 by 2 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव है। तो इसका मोलिकुलर वेट निकालो, सोडियम का 23 यूज करो, सोडियम का एटॉमिक वेट 23 यूज करो, कार्बन का एटॉमिक वेट 12 और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 यूज करो तो 106 आ जाएगा। तो मोलिकुलर वेट 106 है तो उसको डिवाइड करके 53। ठीक है, तो मोलिकुलर वेट का आधा जो है हमारा इक्विवेलेंट वेट होता है। इक्विवेलेंट वेट होगा इस केस में। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि कभी मोलिकुलर वेट इक्विवेलेंट वेट आपस में बराबर हो जाते हैं या फिर इक्विवेलेंट वेट जो है मोलिकुलर वेट का आधा हो जाता है। बहुत उछल कर जाएगा तो जो इक्विवेलेंट वेट है वो मोलिकुलर वेट का 1/3 हो जाएगा। तो कभी बराबर होगा, कभी आधा होगा, कभी 1/3 हो जाएगा। बहुत रेयर केसेज में 1/5 या 1/6 टाइप का कुछ होता है, नहीं तो इक्वल और आधा में ही ज्यादातर हमारा जगहों का काम चल जाता है। तो ये हो गया सॉल्ट के लिए कैसे डील करेंगे। देन oxidizing agent and reducing agent, equivalent weight of oxidizing or reducing agent, it is equal to molecular weight divided by change in oxidation state, change in oxidation state per molecule। नाम थोड़ा लंबा चौड़ा है। बेसिकली इट इज चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। किस चीज का? पर मॉलिक्यूल चेंज, पर मॉलिक्यूल चेक करना है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा KMnO4 है तो KMnO4 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब इसका खुद का रिडक्शन होगा। तो होता क्या है, जब KMnO4 दूसरों का ऑक्सीडेशन करता है तो KMnO4 का रिडक्शन हो जाता है। तो अगर हम एसिडिक मीडियम में बात करें, एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम में KMnO4 जो है ये कन्वर्ट हो जाता है Mn+2 आयन से। तो यहाँ पर मैग्नीज का जरा ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो। जब मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ चेक करोगे तो आएगा +7। तो +7 से +2 कितना हुआ? 5 यूनिट का चेंज हुआ। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हम 5 यूनिट लिख देंगे। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 is equal to molecular weight of KMnO4 divided by 5। क्यों 5? क्योंकि 7 से 2 हो गया, +7 से +2, तो 2 यूनिट का चेंज आया, इसीलिए हमको 7 से 2 हुआ मतलब 5 यूनिट का चेंज आएगा, हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका इक्विवेलेंट वेट, मोलिकुलर वेट निकालो। पोटेशियम का एटॉमिक वेट 39, मैग्नीज का 55, ऑक्सीजन का होता है 16, 16 को 4 बार ले लो तो 16 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 64 हो जाएगा। ऐड कर लो, 5 4 9 और 9 18 और बाकी इधर मिला लो तो 158। तो 158 है, तो 158 डिवाइडेड बाय 5 सॉल्व करो। 5 से 3 बार में कट जाएगा, 5 से 1 बार में कटेगा, फिर 3 बचेगा तो 5 से 30 हो जाएगा। 31.6 ये है इसका इक्विवेलेंट वेट। सिंपली यू कैन राइट इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय 5। तो अक्सर करके प्रश्न पूछता है पेपर में, ये KMnO4 है एसिडिक मीडियम में, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? मॉलिक्यूलर वेट बाय 5 होगा, मॉलिक्यूलर वेट बाय 2 होगा, मॉलिक्यूलर वेट बाय 3 होगा, इट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। ऐसा 3-4 ऑप्शन आप लोगों को दे देगा। तो हमें पहचानना पड़ता है इट्स मॉलिक्यूलर वेट बाय 5। अगर यही KMnO4 जो है हमारा न्यूट्रल मीडियम में होता है, ठीक है, यही KMnO4 हमारा न्यूट्रल मीडियम में होता है, तब जो है ये बदल जाता है, KMnO4 से बदल जाता है MnO2 में। ठीक, तो यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? इट इज +4। तो +7 से +4 हो गया मतलब 3 यूनिट कम हो गया। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज 3। तो यहाँ इस केस में क्या हो जाएगा, जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो मॉलिक्यूलर वेट बाय 3 हो जाएगा। इस केस में क्या था, इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट बाय 5 हुआ, यहाँ पर बाय 3 हो जाएगा। अगर ये
अल्कलाइन मीडियम है, ठीक है ना, अल्कलाइन बेसिक मीडियम। तो ऐसे केस में जो अपना K1O4 है वो बदल जाता है K2MnO4 में। तो यहाँ पर चेक करोगे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट तो आएगा +6। तो +6 मतलब +7 से +6 हुआ, सिर्फ एक यूनिट का चेंज हुआ है। तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाई 1, या फिर सीधे सीधे लिख सकते हो कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। तो ये होता है एसिडिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में, अल्कलाइन मीडियम में, सब में पूछा जाता है K1O4 के बारे में। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, सॉरी, इसका इक्विवेलेंट वेट एसिडिक मीडियम में कितना होगा, बेसिक मीडियम में कितना होगा, न्यूट्रल मीडियम में कितना होगा। तो ये तीनों का रिजल्ट हमने दिखा दिया। इसी तरह से और भी कुछ चीजें हैं, ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4, ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा, जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो ये बदल जाता है CO2 में, ठीक है, बदल गया CO2 में। कार्बन जो है, यहाँ कार्बन है, ये कार्बन कन्वर्ट हो गया CO2 में। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ और यहाँ चेक करोगे तो यहाँ पर मिलेगा तुम्हें +3 और यहाँ मिलेगा +4। तो कितने यूनिट का चेंज है, 1 यूनिट का चेंज है। तो सिंपल वे में हम लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाई 1। लेकिन ये गलत हो गया, ध्यान रखना, जो किया है वो बढ़िया से किया लेकिन फिर भी गलत हो गया। गलती कहाँ हुई, गलती इसको समझने में हुई। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल। पर मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, इसमें 2 कार्बन है, दोनों के बारे में सोचना है, हमने सिर्फ एक कार्बन के बारे में सोचा। तो एक कार्बन +3 से +4 हुआ तो 1 यूनिट का चेंज हुआ। दूसरा कार्बन भी जब +3 से +4 होगा तो उसमें भी 1 यूनिट का चेंज होगा। तो कुल मिलाकर के 2 यूनिट का चेंज हुआ। तो m/1 नहीं, m/2 लिखना होगा। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। इसी तरह से सपोज K2Cr2O7 है, इसको अगर हम एसिडिक मीडियम में रखते हैं, मतलब एसिडिक मीडियम में यूज करते हैं, तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मतलब इसका रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन होगा तो ये कन्वर्ट होता है Cr+3 में। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट इस साइड में चेक करोगे तो +6 है, उस साइड पर +3 है। तो +6 से +3 मतलब 3 यूनिट का कमी हो गया। 3 यूनिट कम हुआ है तो अगर लिख देते हैं इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाई 3, तो गलत हो गया। फिर से क्यों गलत हुआ, क्योंकि ये पर मॉलिक्यूल हमने ध्यान लिया। इसमें 2 क्रोमियम है तो हमें 2 बार सोचना पड़ेगा, इफेक्ट को डबल करना पड़ेगा। तो एक क्रोमियम जब +6 से +3 में जाता है तो 3 यूनिट का कमी आता है। दूसरा क्रोमियम भी ऐसा ही करेगा तो 3 यूनिट और कम होगा। तो 3 और 3 6 यूनिट का चेंज हुआ है, तो m/6 करना। तो इस चीज का पूरा ध्यान रखना है, स्पेशली इस ऑक्सीडेशन वाला और रिडक्शन वाले केस में, कि चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल पर फोकस करना है। केवल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल फोकस होना चाहिए, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग इस तरह से चूज कर सकते हैं। तो एसिड है तो उसके लिए हम लोगों को बेसिसिटी, बेस है तो एसिडिटी, सॉल्ट है तो हम लोगों को वैलेंसी, और अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट है तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर मॉलिक्यूल पे यूज करके इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं। ठीक, इक्विवेलेंट वेट होता क्या है, इस पर कोई बहस हम नहीं कर रहे हैं अभी। सिर्फ इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कैसे करते हैं बेसिकली वो बता दिया। अब इसका यूज क्या है थोड़ा सा, ठीक है ना। ये कैलकुलेट किया सिर्फ इसलिए नहीं, कैलकुलेट करेंगे तो इसका यूज क्या है, थोड़ी सी बात उस पर भी करनी। तो इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेना पसंद करेंगे। जैसे अगर मेरे पास H2SO4 है, इसका मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट है 98 और इक्विवेलेंट वेट है जो है वो है 49। ठीक, तो अगर हम 98 ग्राम लेते हैं तो ये हो जाता है 1 मोल। 98 ग्राम लेते हैं तो ये 1 मोल हो जाता है। इसी तरह से अगर हम 49 ग्राम लेते हैं तो ये एक इक्विवेलेंट हो जाता है। ये हमें समझना है पहले। जैसे मॉलिक्यूलर वेट जितना आया, अगर मटेरियल का उतना ग्राम ले लिया जाए तो 1 मोल हो जाता है। इक्विवेलेंट वेट जितना आता है उसको जो है अगर हम ले लेते हैं ग्राम में
उतना ग्राम है एक इक्विवेलेंट कहा जाता है। दूसरी चीज मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट बाई मोलिकुलर वेट। तो इसी के पैरेलल एक और फॉर्मूला है मोलिकुलर वेट, इसी के पैरेलल एक और फॉर्मूला इक्विवेलेंट के लिए हम बनाएंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस इज इक्वल टू वेट बाई इक्विवेलेंट, ठीक है ना। हम इस फॉर्मूले को डायरेक्ट भी बता सकते थे, लेकिन हमने डायरेक्ट नहीं बताया, हमने रेफरेंस दिया कि जैसे ये होता है वैसे एक फॉर्मूला बना। हम ये भी डायरेक्ट बता सकते थे, लेकिन डायरेक्ट नहीं बताया, पहले इसका रेफरेंस दिया कि जैसे मॉलिक्यूलर वेट के बराबर लेते हैं ग्राम में तो 1 मोल होता है, इक्विवेलेंट वेट के बराबर ग्राम में ले लेते तो 1 इक्विवेलेंट होता है। तो इससे ये समझो, इससे ये समझो, ठीक। अब है कि इसका यूज क्या करेंगे, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स क्या बताता है, हम बोलते हैं कि 2 मोल पानी है, इससे मतलब समझ आता है कि पानी के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, उसके अंदर कितने एटम्स हो सकते हैं, बाद में हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, कितने प्रोटॉन्स हो सकते हैं, सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द मोल, ठीक है। मोल के यूज से हम रिएक्शंस को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अगर कोई मेरे पास बैलेंस रिएक्शन हो लाइक कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl gives you CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, तो हम कहेंगे कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 2 मोल HCl से रिएक्शन करता है। तो हम मोल कॉन्सेप्ट से रिएक्शन को भी समझते हैं, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का भी यही यूज करेंगे रिएक्शन को समझने में, रिएक्शन को सॉल्व करने में, रिएक्शन से रिलेटेड कैलकुलेशन करने में। मोल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 2 मोल HCl से रिएक्शन करता है। कैसे कह दिया, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस है, इस बैलेंस रिएक्शन में देख सकते हैं कि इसको बैलेंस करने के लिए 2 HCl लेना ही पड़ेगा। जब एक बार ये लिखेंगे तो 2 बार ये लिखना ही पड़ेगा, और हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 2 मोल HCl के साथ रिएक्शन करता है। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट जो है या कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस जो है वो इतना बढ़िया है, वो सीधे सीधे कहता है 1 इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट 1 इक्विवेलेंट HCl से रिएक्शन करेगा। सो सिंपल। मोल कॉन्सेप्ट कहता है कि जितना मोल यहाँ है जितना मोल यहाँ है उसको समझना पड़ेगा, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस रिएक्शन है तभी बता सकते हैं कि कितना मोल कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मोल HCl से रिएक्शन करेगा। लेकिन इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट कहता है रिएक्शन को बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर 2 चीजें आपस में रिएक्शन कर रही हैं तो डेफिनेटली जितना इक्विवेलेंट इसका खर्च होगा उतना ही इक्विवेलेंट इसका भी खर्च होगा, और उतना ही इक्विवेलेंट इन सबके बनेंगे भी, खर्च ही नहीं होगा बनेगा भी। तो अगर ये 1 इक्विवेलेंट खर्च हुआ है तो ये 1 इक्विवेलेंट बनेगा, ये 1 इक्विवेलेंट खर्च होगा, ये इक्विवेलेंट 1 इक्विवेलेंट खर्च होता तो ये भी 1 इक्विवेलेंट खर्च होगा, ये 10 इक्विवेलेंट खर्च हुआ तो ये भी 10 इक्विवेलेंट खर्च होगा, ये भी 10 इक्विवेलेंट बनेगा, ये भी 10 इक्विवेलेंट बनेगा, ये भी 10 इक्विवेलेंट बनेगा। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की मदद से अनबैलेंस्ड रिएक्शन जो है, जो रिएक्शन बैलेंस करने में प्रॉब्लम है या जिसके बारे में हमें पूरी तरह से पता नहीं है, उसके बारे में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि उसको बैलेंस करने की कोई जरूरत ही नहीं। सीधा सा फंडा है कि जितना इक्विवेलेंट पहले का खर्च होगा उतना इक्विवेलेंट दूसरे का भी खर्च होगा। तो फिलहाल अभी हम इसका कोई यूज नहीं करने जा रहे, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट बताया इक्विवेलेंट का हम यूज कहाँ करेंगे। इसको यूज हम लोग जब वॉल्यूमेट्री कैलकुलेशंस करेंगे तो वहाँ पर इसका यूज देखा जाएगा, और भी कैलकुलेशंस करते समय जब जैसा यूज होगा तब वैसा यूज करेंगे। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही, इक्विवेलेंट वेट निकालते कैसे हैं और इक्विवेलेंट वेट का एप्लीकेशन क्या है। इक्विवेलेंट वेट से हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि एक इक्विवेलेंट मटेरियल किसको कहते हैं। एक इक्विवेलेंट H2SO4 मतलब 49 ग्राम क्यों है, एक इक्विवेलेंट NaOH 40 ग्राम क्यों होता है, एक इक्विवेलेंट HCl 36.5 ग्राम क्यों होता है, इस चीज को समझते हैं। एंड देन इस कॉन्सेप्ट का यूज हम रिएक्शन को सॉल्व करने में कर सकते हैं कि रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, तब भी हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि अगर 2 मटेरियल्स आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो जितना इक्विवेलेंट पहले का खर्च होगा उतना ही इक्विवेलेंट दूसरे का भी खर्च होगा। अब इस चीज को समझने के लिए हमें कुछ एग्जांपल्स की जरूरत चाहिए, ठीक है ना। रिएक्शन को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स की जरूरत चाहिए, कुछ एग्जांपल्स की जरूरत है। वो एग्जांपल्स वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में या फिर दूसरे कैलकुलेशंस को करते समय हम लोग लेंगे। इस क्लास में सिर्फ इतना ही, और आई होप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट तुम लोगों को खूब अच्छी तरह से समझ में आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये केमिस्ट्री का, इससे इसकी मदद से हम लोग बहुत सारी चीज़ों को जल्दी फटाफट
आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो फिर से एक बार सब चीज़ों को सुनने के लिए धन्यवाद करते हुए हम जो है निकल चलते हैं। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। बाय बाय।